इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड यानी मास दिया हुआ है 24 किलोग्राम की अवस्था में है। पिंड विराम की अवस्था में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। ठीक, इस पिंड पर 12 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने समय के लिए? t बराबर 8 सेकेंड के लिए लग रहा है। पिंड के वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा था। चलिए हमने लगा लिया F बराबर m इंटू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv बाई dt बोल सकते हैं। इसी को हम लोग dv बाई dt को और क्या लिख सकते हैं, m इंटू v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये f लगा रहे हो, f का वैल्यू दिया हुआ 12, m का वैल्यू दिया हुआ 24, v2 यानी फाइनल वेलोसिटी है तो v2 और v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, t2 माइनस t1 का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेकेंड। इसको आप कैंसिल करोगे 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 को इधर डिवाइड करोगे तो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/3 यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा पहला वाला आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। बोला जा रहा है कि 70 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 किलोग्राम का एक डिब्बा 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर उठाकर ले जाता है। ठीक, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो इसमें क्या करोगे, देखो हमारा ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब किया गया कार्य बराबर जो होता है वो वर्क डन के इक्वल, यानी W बराबर जो होता है वो कितना होता है, W बराबर m इंटू जी इंटू एच होता है, यानी mg इंटू हाइट ऐसे बोल सकते हैं, वर्क डन फोर्स इंटू हाइट बोल सकते हो, तो जो वर्क डन होता है तो W बराबर आपका निकाल लेते हैं। के कार्य की गणना अगर हमको करना है तो मास दिया हुआ 70 किलोग्राम और एक व्यक्ति 30 किलोग्राम का है, तो 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि कुल मास जो हो रहा 70 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, जी हमारा दिया हुआ है, मान के चलो 10 ले लेते हैं। ठीक, जी का मान 10 या 9.8 ले लो, चलो 9.8 ले लिया, क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है 10 लेने के लिए, तो हम 9.8 लेंगे। फिर हाइट हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, व्यक्ति के कार्य के परिकलन 20 मीटर ऊंची तक, तो 20 मीटर ऊंचाई तक लेके जा रहे थे। ये हो गया 70 प्लस 30 100 हो जाएगा, इंटू 9.8 इंटू 20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 98 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 196। तो 100 इंटू 196 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19600। ठीक है, तो 19,600 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक ग्रह ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ग्रह का अर्ध व्यास पृथ्वी के अर्ध व्यास का दोगुना है। तो ग्रह यानी प्लेनेट मान लेता हूँ, तो उसका ग्रह का जो व्यास मतलब रेडियस है, अर्ध व्यास मतलब रेडियस त्रिज्या। ठीक, तो ग्रह यानी प्लेनेट को हमने RP मान लिया और पृथ्वी यानी अर्थ को मान लो RE मान लिया। तो ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी के अर्ध व्यास का दोगुना है। तो पृथ्वी के अर्ध व्यास का दोगुना है, मतलब प्लैनेट का जो रेडियस अगर बराबर करना है तो 2 टाइम्स ऑफ RP इज इक्वल टू RE हो जाएगा। और जबकि उनका औसत घनत्व तो समान है, तो औसत घनत्व तो समान है तो हम ये बोल सकते हैं कि मास क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि उनका औसत घनत्व तो समान है, तो औसत घनत्व तो समान है तो यानी मास बटा में वॉल्यूम एक तरह से बोला जाएगा तो समान हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए मान लिया हमने डेंसिटी ले लिया दोनों का इस तरीके से, अगर दोनों समान है तो जब दोनों समान है तो फिर हमसे क्या पूछा जाए, जबकि उनका यदि ग्रह और पृथ्वी पर पलायन वेग क्रमशः VP और VE है। देखो पलायन वेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gme डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। ठीक, डिवाइड बाई R स्क्वायर, या हम अगर इसको बाहर लेंगे तो R हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर में लिखोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा GME/R स्क्वायर। तो मान लो हमने बाहर लिख लिया, दोनों तरीका है।
तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं हम अर्थ की बात करेंगे, प्लैनेट की बात करेंगे, तो प्लैनेट के लिए पी लेंगे तो यहाँ भी पी हो जाएगा। बाकी 2gme हमारा अगर मान लो डेंसिटी सेम है तो ये 2gme सेम ही होगा, क्योंकि मास बराबर डेंसिटी इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, तो फिर घनत्व हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपका वैल्यू सेम आएगा। ठीक, तो ये आरपी हो गया। अब अगर मान के चलते हैं हम अर्थ के लिए निकालें, बीई निकालें, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2gme डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। ठीक, आर ई हो जाएगा। अगर मान लें कि चलो हम आरपी का वैल्यू, आर ई का वैल्यू अगर मान लो मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ आरपी के टर्म में, ये कितना हो जाएगा 2gme डिवाइडेड बाई आर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2rp हो जाएगा। ठीक, तो vp डिवाइडेड बाई अगर मैं ve करूँ तो कितना हो जाएगा 2gme, ve का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gme डिवाइडेड बाई rp, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gme डिवाइड बाई 2rp। ठीक, ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, rp से rp कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो 2/1 हो जाएगा, यानी bp इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ve हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि 20,000 किलोग्राम लिफ्ट ऑफ मात्रा में एक रॉकेट को 5 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक त्वरण से ऊपर की दिशा में ब्लास्ट किया जाता है। तो ब्लास्ट के प्राथमिक बल की गणना कीजिए। देखो, एक रॉकेट है तो उसको छोड़ा जाएगा, तो उसका जो द्रव्यमान जो दिया गया है, मास दिया गया है, वो कितना दिया गया है 20 किलोग्राम। तो चलो हमने लिख लिया m इज इक्वल टू 20,000 kg। ठीक, और उस दिशा में अगर मान लो ये रॉकेट है, ऐसे मान लो ये रॉकेट है, ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो इस समय इसका जो वेग त्वरण है वो कितना दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखो, इसमें आपका जो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g का वैल्यू वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो टोटल हमारा आएगा a प्लस जी वो कितना हो जाएगा 9.8 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 14.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, ब्लास्ट के प्राथमिक बल की गणना कीजिए। तो F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है 20,000, यानी 20 इंटू 10⁻³ कर देते हैं, इंटू ए का वैल्यू ये a प्लस जी हो जाएगा, तो 14.8 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 14.8 को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 148 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 8 दूना के 16 और 14 दूना 28 और 1 29, 296 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, या आप इसी को लिख सकते हो 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक ग्रह होता जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अपेक्षा में दुगुना गति से परिक्रमण करता। एक ग्रह होता, ग्रह की कक्षा क्षेत्र में पृथ्वी की अपेक्षा में कितनी होगी। तो देखो, एक्चुअली जो केपलर का नियम होता है वो क्या होता है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, या रेडियस के इक्वल होता है। तो अब जिस ग्रह की बात किया जा रहा है तो उस ग्रह का मान के चले परिक्रमण काल t1 होगा और उसका रेडियस मान लो r1 होगा। ठीक, तो ये t² इज इक्वल टू r1³ ले लिया। अब ये बोला जा रहा है कि जो अर्थ की बात किया जाए तो मान लो अर्थ को हमने ले लिया t2, तो t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल हो जाएगा, r³ के, ऐसे। तो ये बोला जाए कि बोला क्या जा रहा है इसमें कि एक ग्रह होता है जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अपेक्षा में दुगुनी गति से परिक्रमण करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जब t1 की अगर बात किया जा रहा है, 2t1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, t2 के, 2 गुना बोला जा रहा है ना। अगर इक्वल करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यही निकालेंगे। तो अगर मैं t2/t1 यहाँ से कैलकुलेट करूँगा कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो इस केस में अगर t2/t1 अगर हमको निकाला जाए, दोनों को मैं यहाँ से इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर देता हूँ,
तो T2/T1 का जो वैल्यू आएगा होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डिवाइड बाई स्मॉल r1 का होल क्यूब। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया है, 1/2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r का होल क्यूब। तो अगर मान लो स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 होल टू द पावर 2/3 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रह की कक्षा में पृथ्वी की अपेक्षा, तो पृथ्वी की अपेक्षा ये जो हमारा वैल्यू आएगा कितनी होगी, साइज, ऑर्बिटल साइज पूछा जा रहा है। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू r। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को जब डिवाइड कर चुके हैं तो कांस्टेंट जो होगा वो हट जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो T2 इक्वल टू K, T2 स्क्वायर जो K R क्यूब अगर लिख रहे हो तो दोनों में जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, तो हट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 1/2 टू द पावर 2/3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या बोला जा रहा है कि सौर सेल में सौर ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं, स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो क्या होता है, सौर सेल में सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश की एक किरण एक द्रव्य में जाती है। प्रकाश की तरंग लंबाई द्रव्यमान में नापी जाती है। उसका मान 450 × 10⁻⁻9 मीटर प्राप्त है। द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या क्या होगा। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो आप ये देख लो कि हमारा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक आवृत्ति दिया हुआ, मान के चलो किसका, आवृत्ति प्रकाश के एक किरण की, तो उसको मान लो हमने न्यू मान लिया। वो कितना होता है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक, प्रकाश की तरंग लंबाई द्रव्यमान में नापी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग ये आपका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना होता है, c डिवाइडेड बाई न्यू होता है। तो c का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि एक प्रकाश किरण है जो द्रव्य मतलब निर्वात में इसकी चाल कितनी होगी वो हम निकाल रहे हैं। तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई न्यू का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻14। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 14, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 5 × 10⁻6 हो जाएगा। एक और ला लेते हैं इधर, तो 30 × 10⁻7 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻7 हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इसका मान कब, लिक्विड में। तो जब लिक्विड में अपवर्तनांक की बात किया जाता है तो क्या होता है, मान लो हमने n मान लिया, तो निर्वात में वेवलेंथ डिवाइड बाई उस मीडियम में उसका वेवलेंथ। तो मीडियम में वेवलेंथ हमारा दिया हुआ ये चीज 450 × 10⁻⁹। तो निर्वात में जो अपवर्त क्या बोलते हैं, क्या ये है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, तो वो दिया हुआ 6 × 10⁻⁷। और उस मीडियम में आपका कितना दिया हुआ, 450 × यानी द्रव्य में कितना दिया, 450 × 10⁻⁹ दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ और प्लस 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 450 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 450। इससे कैंसिल कर देंगे तो 15 चौको 60, 4/3 आ जाएगा, यानी 1.33। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में जाती है, इंसिडेंस कोण 45 डिग्री है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, रिफ्रैक्शन कोण बताइए। तो देखो अगर मान के चले, अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, ये इंसिडेंट कोण होता है। इंसिडेंट कोण मतलब जो नॉर्मल से हमारा एंगल आता है ये वाला, और अगर मान लो ये हमने इंसिडेंट कोण नॉर्मल से अगर बात करते हैं, ये हमारा यहाँ से जो एंगल बनता है इसको आई बोलते हैं, और ये वाला मान लो हमारा आर हो। तो क्या बोला जाए कि इंसिडेंट कोण ये 45 डिग्री है, ठीक। कांच का अपवर्तनांक, तो फार्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर होता है, ठीक। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर होता है। साइन आई का वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री, तो हमने लिख लिया, डिवाइड बाई साइन आर हमको फाइंड आउट करना है, और एन का वैल्यू दिया हुआ 1.5। तो अगर मान लो साइन आर आप निकालोगे तो साइन आर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1.5 को मैंने 3/2 बोल दिया, ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 डिवाइड बाई 3√2 हो जाएगा, ठीक। 3√2 हो गया। तो अब इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √2 डिवाइड बाई 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स √2 डिवाइड बाई 3। कौन सा ऑप्शन, √2 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, यानी एन पूछा जा रहा है क्या होगा यदि उसकी दिशा हर 0.01 सेकेंड में परिवर्तित हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे, इस तरीके से मान लो हम ड्रॉ कर रहे हैं, साइनसॉइडल वेव होता है, हमको पता है प्रत्यावर्ती धारा में, तो ये कितने सेकंड के बाद चेंज हो जा रहा है, 0.01 सेकंड में, पहले प्लस फिर उतने ही सेकंड में माइनस, 0.01 सेकंड, ठीक, परिवर्तित हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति क्या होगी। तो एक्चुअली देखो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे तो ये जितना साइकिल, 2 साइकिल एक्चुअली होता है, तो अगर मान लो T1 और T2 को आप ऐड करोगे तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि कुल साइकिल जो हमारा फ्रिक्वेंसी निकालते हैं वो क्या होता है, 1/T होता है, और T कितना होता है, एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो फिर उस केस में हमारा वैल्यू हो जाएगा 1.02 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 91, इसमें बोला जा रहा है कि 20 ओम अवरोध का विद्युत आयरन रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 20 ओम का, ठीक, और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें 30 सेकेंड के लिए, t बराबर 30 सेकेंड के लिए। तो उस दौरान कितनी उष्मा उत्पन्न होगी। तो देखो उष्मा उत्पन्न के लिए, उष्मा के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो I स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और R का वैल्यू है 20 और T का वैल्यू है 30। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 हो गया, ये 20 गुणे 30 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, ये 500 हो जाएगा, 500 गुणे 30 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 15,000। तो 15,000 जूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कितनी देर के लिए कितना उष्मा निकलेगा, 15,000 जूल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा 92 में बात करते हैं। 92 में क्या दिया हुआ है कि एक पिंड 45 मीटर गहरे कुओं में गिराया जाता है, ठीक। कोई पिंड है, एक गहरा कुआं बना लेते हैं, हमने मान लो एक इस तरीके से कुआं ले लिया, और एक कुएं में क्या हो रहा है, इसकी गहराई कितनी है, 45 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 45 मीटर दिया हुआ है, ठीक। गहरे कुएं में गिराया जाता है। छपाक की ध्वनि कितने सेकंड के पश्चात जब यहाँ से गिराया जाएगा, ऐसे गिराया जाएगा, तो मान लो पानी यहाँ तक होगा, तो गिराने के बाद वो क्या हो रहा है,
यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी और वो सुनाई दे रही होगी 3.13 सेकेंड के पश्चात सुनाई देती है। वाई में ध्वनि का वेग कितना होगा अगर जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो एक काम करते हैं, जब से मान लो अगर कोई पिंड यहाँ से गिराया जाएगा तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो हमने क्या किया, हाइट अगर मान के चलो दिया हुआ है 45 हमारा दिया हुआ है, तो 45 बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक। और इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 दिया हुआ, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ, तो 0 इंटू टी हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g का वैल्यू दिया हुआ 10 और टी स्क्वायर, ठीक। तो ये इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/5 यानी कितना हो जाएगा 9। तो टी का वैल्यू अगर आप लेओगे तो +-3 आएगा, जिसमें से हम सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे, यानी 3 सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक। अब जब 3 सेकेंड आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके यहाँ से गिरने का जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 3.1। तो फिर यहाँ से ध्वनि को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, कुल टाइम सुनाई कितने बाद दे रहा था 3.13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि की चाल अगर आप यहाँ से देखोगे तो 3.13 माइनस 3 हो जाएगा 0.13 सेकेंड के बाद ये सुनाई दे रहा ध्वनि यहाँ से। तो फिर ऐसे केस में हमारा वेलोसिटी पूछा जा रहा था, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, दूरी बटा में समय। तो दूरी हमारा कितना है 45 और समय इसमें कितना लग रहा है 0.13। तो ये हमारा चाल हो जाएगा 45/13। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, मान लो हमने इसको सॉल्व किया 4500 डिवाइड बाई 13, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 13×39 3 और 4 और फिर 6 मीटर पर सेकेंड, तो इतना लगभग आ जाए 346 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक साइकिल धावक है, चालक है, पहला 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर से और अगला 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, साइकिल की औसत चाल क्या होगी। देखो दोनों केस में आपको ये ध्यान देना है कि दोनों केस में क्या हो रहा है, दूरियां समान है, और जब दूरियां समान होती हैं तो हमारे लिए सबसे आसान चीज़ क्या होता है औसत चाल निकालने के लिए, कि अगर उनका मान लेते हैं दो अलग अलग वेग से ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में औसत चाल का हमारा फार्मूला होता है 2 × v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 होता है। तो फिर ऐसे केस में 2 × v1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है मान लो 15, ठीक, v2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 डिवाइड बाई 15 और 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 दूना के 30 यानी 300/25 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 × 12 हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें बस आपको क्या करना था, सिंपल फार्मूला अप्लाई करना था और आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि जब एक गुब्बारे को फुलाकर छोड़ दिया जाता है तो वह उड़ने लगता है, यह क्या दर्शाता है। देखो गुब्बारे का उड़ना मतलब क्या होता है कि वो न्यूटन का तीसरा नियम अप्लाई होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का लगना। मतलब अगर मान लो हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो उतना ही रिएक्ट करेगा जितना कि वो जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। हम उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाए थे और वो उतने ऊपर उठता जाता है जब तक कि वो उस लेवल तक पहुंच ना जाए, जब तक कि उसका भार हवा के भार के बराबर ना हो जाए। तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अंश क्या है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक। ये सबको पता है कि द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी में क्या भरते हैं, बेसिकली ब्यूटेन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर हमने फोकस दूरी ले लिया। वाले कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात की। तो पहले क्या करते हैं, लेंस का फार्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू निकालोगे तो 1/8 माइनस 1/12 यानी 12 माइनस 8 बटा में 12/96, तो 4/96 आ जा रहा है, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v बाई यू होता है। तो v बाई यू का v का वैल्यू हमारा 24 आया, u का वैल्यू आपको पता है कितना, 12 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। तो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज कितना, ये हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आपका hi हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जा रहा है। तो जब 2 हो जा रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना हो जा रहा है, 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्योंकि ऑब्जेक्ट का ये तो दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर आ जा रहा है। और जो अब हमारा ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक। और वैसे भी कन्वेक्स लेंस में हमारा इमेज जो बनता है वो वास्तविक ही बनता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो पहला क्या दिया हुआ है कि बहता हुआ पानी, दूसरा है सूर्य, तीसरा है वायु और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो देखो इसमें हमारा क्या होता है, प्राकृतिक गैस को दोबारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल केस में हमारा आता है, ठीक है। बाकी तो हम ये बार बार यूज़ किया जा सकता है, रिन्यूएबल में किया जा सकता है, रीयूजेबल होता है, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब आप उसको फिर से प्रोसेस करके दोबारा यूज़ में आप ला सकते हो, ऐसा टाइप का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट दिया हुआ 98, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो देखो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली इसको जनरेट किया जाता है। लकड़ी को क्या करते हैं, जैव मात्रा का उदाहरण, गोबर गैस और कोयला भी। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, ये साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 99 में क्या बोला जा, 98 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 99 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी वस्तु लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती, पानी, गिलास, मिट्टी और प्लास्टिक। तो मिट्टी, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडल में पानी की बूंदों में प्रकाश का विक्षेपण, विभिन्न अपवर्तनांक के अलग अलग तहों से प्रकाश का अपवर्तन, सूक्ष्म कणों से प्रकाश का प्रतिबिंबन, बादलों से प्रकाश का अंतरीय परावर्तन। तो इसमें क्या होता है, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडल में विभिन्न अपवर्तनांक के अलग अलग तहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।